गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंजलि एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तो हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ब्रिटिशर्स पहले ट्रेडर्स के रूप में आए थे और फिर बाद में उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। तो हम इस चैप्टर में उसकी हल्की सी झलक देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ट्रेडर्स के रूप में आए और बाद में उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ मेन पॉइंट्स बनाए हैं जो कि चैप्टर में की इंट्रोडक्टरी पार्ट में और उसके बाद लेटर ऑन चैप्टर में भी गिवन है। जो हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट है, औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। तो मुगल जो डायनेस्टी थी वो ब्रिटिशर्स से पहले की सबसे पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती है। तो उसका जो मोस्ट पावरफुल लास्ट मुगल एम्परर था वो था औरंगजेब और उसकी डेथ 1707 में हुई थी। तो आपको औरंगजेब का नाम और उसकी जो डेथ का सन है, मतलब कि 1707 और औरंगजेब का नाम, ये दोनों ही चीजें आपको जरूर याद कर लेनी है। और फ्रेंड्स, मैंने अपने जो ये मेन पॉइंट्स है इस वीडियो में वो इस तरह से बनाए हैं कि आपके इसमें इंपॉर्टेंट सन्स जो भी इस चैप्टर में गिवन है वो कवर होते चले जाएं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट मेन पॉइंट है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एमर्जिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने मेन पॉइंट्स में एक और चीज इंक्लूड की है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मैंने EIC से डिनोट किया है। तो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज होना शुरू हो गई थी। फ्रेंड्स, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, ये एक टाइटल गिवन है एनसीईआरटी की बुक्स में। तो इसके अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स गिवन है, चलिए देखते हैं। In 1600, the East India Company acquired a charter from Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला था। चार्टर मतलब होता है एक संविधान, उसे मिल गया था। किससे मिल गया था? एलिजाबेथ वन से। और एलिजाबेथ वन जो थी वो इंग्लैंड की महारानी थी। तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रोवाइड किया था जिसमें कि ये गिवन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड की कोई और कंपनी इंडिया से व्यापार नहीं कर सकती है। तो इसे एक सोल राइट मिल गया था ट्रेडिंग का। इसके बाद वास्को द गामा, अ पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498। तो फ्रेंड्स, पुर्तगीज पहले आप समझ लीजिए। तो एक यूरोप का देश है पुर्तगाल, तो वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें पुर्तगीज कहा जाता है। तो उसी तरह से वास्को द गामा वो एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था। उसने एक सी रूट को खोजा था, इंडिया तक जो एक सी रूट जा रहा है उसको उसने खोजा था। और कब खोजा था? 1498 में। और फ्रेंड्स, ये वाला जो सन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि वास्को द गामा ने इंडिया को कब डिस्कवर किया था, ऐसे पूछ लेते हैं। उसके सी रूट को कम पूछकर उसको ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है कि वास्को द गामा ने इंडिया को कब डिस्कवर किया था। तो इसके बाद है, दे वर अट्रैक्टेड बाय द फाइन क्वालिटीज ऑफ इंडियन सिल्क एंड कॉटन, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दे को डिनोट किया है सारी ट्रेडिंग कंपनीज से, मतलब कि जो भी ट्रेडिंग कंपनीज यूरोप से यहाँ आ रही थी वो सभी मैंने यहाँ पे दे में इंक्लूड कर दी है। तो जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इतनी सारी आ रही थी, तो कोई तो खास बात होगी हमारे इंडिया में कि वो इतनी सारी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ का जो सिल्क था और कॉटन था ये कपड़ों में, और पेपर, क्लोव्स, कार्डमम और सिनेमन। अब पेपर का मतलब होता है काली मिर्च, क्लोव्स यानी लौंग और कार्डमम यानी इलायची। तो ये सारे मसाले और जो कपड़े हैं हमारे इंडिया के हमेशा से ही बहुत ज्यादा कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस रहे हैं। तो यही सारी चीजें थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स को और दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज को अट्रैक्ट किया था। फिर इसके बाद इन 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग ग्रुप स्टार्टेड सैंकिंग ईच अदर्स शिप, ब्लॉकेडिंग रूट्स एंड प्रिवेंटिंग शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स। तो 17th-18th सेंचुरी में ट्रेडिंग ग्रुप ने क्या करना शुरू कर दिया कि वो एक दूसरे की जो शिप्स थे उन्हें डुबोना शुरू कर दिया, फिर दूसरों के जो रूट्स थे उन्हें ब्लॉक करना शुरू कर दिया, और जो शिप्स में सामान भर के जाता था उसे उसके जहां उसे जाना होता था उस जगह पर जाने से इन्होंने रोकना शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब इतनी सारी कंपनीज है, ट्रेडिंग कंपनीज है, वो सभी चाहती हैं कि वो यहाँ से कम
दाम में सामान खरीदें और यूरोप में जाके उसे हाई प्राइसेस में बेचें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो ऐसे में इन दोनों इन सारी जो ट्रेडिंग कंपनीज है इनके बीच में झगड़ा होना तो ऑब्वियस है। तो इसी वजह से वो ये सारी चीजें किया करते थे। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैंने एक जो सब टाइटल गिवन है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। तो ये मैंने इसके अंदर जो भी मेन पॉइंट्स बन रहे हैं वो डिस्कस करेंगे हम इसके बाद। तो वो है, फर्स्ट ईस्ट इंडिया फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर इन 1651। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी, पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ एस्टेब्लिश की थी, बैंक ऑफ हुगली रिवर, यानी कि हुगली रिवर का जो तट था वहां पे उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप की थी। और कब की थी, 1651 में। तो आपको इसका सन भी जरूर याद रख लेना है और कहाँ की थी ये भी जरूर याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद क्या होता है, बाय 1696 इट स्टार्टेड फोर्टिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, फोर्टिफिकेशन एक वर्ड है, फोर्टिफिकेशन मतलब होता है किलाबंदी। अब ट्रेडिंग कंपनीज इतनी सारी हैं, उन लोगों ने दूसरों के शिप्स को डुबोना शुरू कर दिया। अब ये इतनी रियायत तो देंगे नहीं कि आपने सामान खरीद लिया और ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो क्या करते थे ये ट्रेडिंग कंपनी से, एक दूसरे के सामान को आग लगा दिया करते थे या फिर दूसरों के सामान को नष्ट कर दिया करते थे, डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो इस चीज से बचने के लिए ये लोग फोर्टिफिकेशन किया करते थे, मतलब किलाबंदी किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कब शुरू की थी, 1696 में। फिर इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब इश्यूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर दिया। औरंगजेब जैसे कि लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था, तो उसने क्या किया कि एक फरमान जारी कर दिया। अब उस फरमान में क्या था कि ब्रिटिशर्स को, सॉरी जो कंपनी है, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसे कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। ड्यूटी का मतलब होता है रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं टैक्स, टैक्स, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं देना पड़ता था औरंगजेब के उस फरमान के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद क्या होता है कि नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान प्रोटेस्टेड। अब ये सारी जो बात है ये बंगाल की हो रही है, जैसा कि टाइटल में गिवन है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन बंगाल। तो बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में वो ट्रेड कर रहे हैं। तो बंगाल की जो नवाब है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि जो नवाब वगैरह हुआ करते थे इनकी ज्यादातर इनकम ट्रेडिंग से हुआ करती थी। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब औरंगजेब ने तो फरमान लगा दिया कि भाई हम तो आपसे टैक्स नहीं लेंगे, और ज्यादातर ट्रेड जो था उस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही थी। तो एकदम से जो इतना ज्यादा ट्रेड में गिरावट आ गई थी, सॉरी टैक्स में गिरावट आ गई थी, तो इसकी वजह से नवाब जो था बंगाल का वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद टॉपिक है हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश किया है ब्रिटिशर्स ने, तो थोड़ी बहुत तो कहीं से शुरुआत हुई ही होगी। तो बात वही है कि यहाँ से अब ट्रेड हो रहा था, तो बैटल्स की शुरुआत कैसे हुई, तो चलिए देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अब देखिए औरंगजेब मर चुका है, मतलब 1707 के बाद की बात है। द नवाब ऑफ बंगाल, अभी एक सीक्वेंस हो रहा है बंगाल के नवाबों की, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो आपको ये तीनों के नाम एक सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जो बंगाल के नवाब थे ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो इन्होंने क्या किया कि अपने एक ऑटोनॉमी कर दी। सबसे पहले किसने की, मुर्शिद कुली खान ने, फिर उसके बाद अलीवर्दी खान बना, सिराजुद्दौला बना। तो इनको कोई हरा नहीं पाया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए उनकी जो ऑटोनॉमी यानी कि स्वराज्य था उन्होंने घोषित कर दिया था। उन्होंने कह दिया कि भाई अब औरंगजेब नहीं रहा, अब हम हैं, हम ही यहाँ के राजा हैं, हम ही यहाँ के नवाब हैं और सब कुछ है, ठीक है। अब इनके बाद अगर वो नवाब बन गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी इनकम बढ़ाएंगे। अब इनकम का सोर्स जो कि औरंगजेब ने बहुत पहले से बंद करके रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उन्होंने इसे शुरू करा दिया। अब देखिए क्या करते हैं, दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी एनी कंसेशन। कंसेशन मतलब होता है छूट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि अब ये क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी से अब औरंगजेब नहीं रहा तो उसका फरमान भी नहीं रहा। अब आप इतने सालों से नहीं देते आए हो टैक्स, तो चलिए छूट दे दी हमने इतनी, तो क्या अब आप पुराना टैक्स तो मत दीजिए, लेकिन अब से अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो टैक्स देने के बजाय नवाब्स को ही डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखना शुरू कर देती है। वो उनकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती है, और इसी वजह से नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए थे।
और इसके बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी होता है। और जो बैटल ऑफ प्लासी है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बाद जो ब्रिटिशर्स का इतना बड़ा एम्पायर बना उसकी हम कह सकते हैं नींव डली थी। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।